नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। हम आपके बीच में कुछ ऐसी सफलता की कहानियाँ लेकर के आते हैं जिनको देख करके आपको अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है, एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि कैसे आप लोग अपने करियर की ऊंचाइयों को, जो सपने आपने अपने मन में संजोए हैं, जो लक्ष्य आपने अपने निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उन लक्ष्यों को पाने के लिए, उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने जीवन में तैयारी करनी चाहिए, उन सब बातों को बताने के लिए यदि आपको एक ऐसा उदाहरण मिल जाए तो आपके लिए ये अपनी यात्रा तय करना आसान हो जाता है। तो इसी यात्रा में हमें आपके बीच में पहले भी कई ऐसे उदाहरण आपके बीच में हम लोग रखते रहे हैं। तो आज एक और ऐसा उदाहरण मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा DSSB की ओर से TGT का अनेक विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है और उसी में संस्कृत जो कोड है 55/21, एक पोस्ट कोड जो 55/21 है, उसका एक रिजल्ट जारी किया गया है। और उस रिजल्ट में हमने जो देखा है 16 तारीख को ये रिजल्ट जारी हुआ है। पहला नंबर जो प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त करके जो टॉप स्कोरर बनी है वो बिट्टू रानी जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा और आपके बीच में एक ये उदाहरण आपके बीच में लेकर के आऊँगा कि कैसे टॉपर्स बनते हैं, कैसे वो अपने इस मुकाम को तय करते हैं। तो ये वाला उदाहरण आपके बीच में रखने के लिए, एक सफलता की कहानी आपको सुनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और चलिए अब मिलते हैं आपके बीच में। मैं लेकर के आया हूँ बिट्टू रानी जी को। मिलते हैं हमारे आज के इस स्टूडियो में हमारे मेहमान से, बिट्टू रानी जी से। तो चलिए मिलते हैं बिट्टू रानी जी से। हमारे साथ हैं बिट्टू रानी जी। बिट्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स अड्डा में। पहले तो आप ठीक हैं, सब कुशल मंगल परिवार में सब? चलिए मैं आपसे आपका थोड़ा सा परिचय एक बार जान लेते हैं। परिचय जान करके आगे बढ़ते हैं। आप एक बार अपना संक्षिप्त परिचय, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है और कैसे कैसे आपने ये जो DSSB की परीक्षा हमारी हुई है, यहाँ तक की एक जो आपकी शैक्षणिक यात्रा रही है, और अपना परिचय देते हुए शैक्षणिक यात्रा के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे। सर, नाम तो मेरा पता ही है आपको, बिट्टू रानी है जी। पानीपत हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा। तो सर, जो पहले 10th तक तो गांव में ही स्कूल था, उसमें पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल था। उसके बाद मतलब गांव से थोड़ी दूर था, +1 और +2 वहाँ से की है। ठीक है। तो उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो मतलब जैसे कस्बा सा पड़ता है, मतलोडा, वहाँ पर मतलोडा, ठीक है। तो वहाँ से की है। आर्य आदर्श गर्ल्स कॉलेज था, वो BA की है वहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्य आदर्श गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय रहेंगे आपके पास? मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और इकोनॉमिक्स थे सर। अच्छा। हाँ जी। तो संस्कृत में आपके पास था, तो आपने जो है ग्रेजुएशन के बाद अभी इससे आगे पढ़ाई नहीं हुई है? बीएड किया है इसके बाद? बीएड किया सर। ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है? उससे पहले MSc भी किया था। MSc भी किया है? हाँ जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया रेगुलर। अच्छा। हाँ जी। तो किस सब्जेक्ट से MSc किया? वो एक वोकेशनल कोर्स था इसका, बैंकिंग एंड फाइनेंस का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इसीलिए जो है आपने बैंकिंग की भी तैयारी की है पहले? ठीक ठीक ठीक। तो बैंकिंग में हो भी गया था, बैंक में एक्सिस बैंक में हो गया था सर, असिस्टेंट मैनेजर पर। तो उसके बाद बस बच्ची छोटी थी मेरी, तो वो नहीं किया, रेगुलर नहीं किया, वो छोड़ दिया। ज्वाइन नहीं किया? हाँ, ज्वाइन नहीं किया था, छोड़ दिया था बस। उसके बाद आपने फिर उसके बाद बीएड की थी। बीएड किया करके, हाँ जी। और 2019 में बीएड की थी, फिर उसके साथ ही CTET किया था दिसंबर 2019 में। अच्छा। हाँ जी। थोड़ा सा एक बार परसेंटेज बताएंगे आपका, जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो? ग्रेजुएशन में 70% थे सर। अच्छा। +2 में 83 था सर। ठीक। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ और आपसे जैसे बात भी होती रही है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वैसे भी हमारा जो भारत है वो, अगर उसके वास्तविक दर्शन करने हो तो हमें भारत के दर्शन गांव में होते हैं, और उसी गांव से, उसी ग्रामीण परिवेश से आप हमारे बीच में हैं। तो जब हमें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे, ऐसे विद्यार्थी जो अपनी तैयारी करेंगे, उनके लिए हम लोग बात करते हुए चलेंगे और ये बातें करेंगे कि कैसे आपने अपना जो यहाँ तक की यात्रा है, तो इसमें ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया, बीएड करने के बाद एक अध्यापक बनने का आपने कब सोचा कि मुझे एक अध्यापक बनना चाहिए?
बस सर ये सीटेट हो गया था, बीएड के बाद तो टीचिंग के लिए तो बीएड ही होती है, फिर उसके बाद सीटेट हो गया था। सीटेट किया आपने? हाँ जी, फिर 1 साल जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी की थी। अच्छा। हाँ जी, तो फिर वो छोड़ दिया था मैंने, ये तैयारी करने लगी थी फिर इसकी। तो आपने मन में किया कि मुझे अध्यापक बनना है, तो फिर अच्छा डीएसएसबी का अपना निर्धारित किया कि मुझे डीएसएसबी की तैयारी करनी है, और संस्कृत विषय के साथ आपने फिर इसको किया है। अच्छा, चलो मैं एक बार आगे बढ़ते हुए, संस्कृत के हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में रहता है कि संस्कृत बड़ा जटिल विषय है, और यदि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है। देखो, संस्कृत में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो हैं जो विधिवत संस्कृत पाठशालाओं से पढ़ते हैं, गुरुकुलों से पढ़ते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बाहर एक सामान्य कॉलेज से पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से संस्कृत भाषा के परिवेश में रहता है, वो संस्कृत उसके लिए सहज हो जाती है। परंतु जो बाहर के कॉलेजेस से पढ़ते हैं, बाहर के महाविद्यालय से पढ़ते हैं, जो ऐसा विधिवत संस्कृत से वातावरण जहाँ नहीं मिलता है, तो एक मन में जो है ऐसा भाव आ जाता है कि हमने संस्कृत अच्छी नहीं पढ़ी है, तो वो संस्कृत लेकर के संस्कृत के साथ करियर बनाते हुए हिचकिचाते हैं। तो आप ये स्थिति आपके साथ भी कभी बनी है? नहीं सर, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा शुरू से ही संस्कृत में बहुत रुचि थी, तो जैसे मैं मतलब टॉपर ही रही हूँ हर टाइम, जैसे 10th तक भी, फिर उसके बाद +2 में भी मेरी 1 रैंक आई थी। तो जैसे फिर ग्रेजुएशन में भी, हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन होती है ना, वो आई थी मेरी +2 में भी। तो अच्छा। मार्क्स अच्छे थे मेरे संस्कृत मतलब में। किस स्तर पर, तहसील पर, जिले पर? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में आप जो है नंबर 1 थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन में भी जैसे संस्कृत में 1-2 नंबर ही करता था, 100 में से 98, 97 ऐसे ही मार्क्स आते थे। जैसे इंटरेस्ट था शुरू से ही संस्कृत में। टीचर भी अच्छी थी हमारी, प्रिंसिपल थी, वही पढ़ाती थी हमें संस्कृत। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कि भाई जैसे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वही अच्छा पढ़ते हैं। अगर रुचि हो तो सर कोई भी कर सकता है ऐसे। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैं एक अध्यापक के रूप में जब देखता हूँ और मुझे जो बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो ये यहीं से शुरुआत करते हैं, सर हमने संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हम संस्कृत में अच्छा नहीं कर पाएंगे। पर एक व्यक्तित्व तो हमारे साथ आज ऐसा है जिसको देख करके आपको बहुत मन में ये भाव आएगा कि नहीं, हम यदि सोच लें तो कर सकते हैं। किसी भी परिवेश से पढ़ें, आप लोग विधिवत संस्कृत पाठशाला से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, पर संस्कृत अगर आप संस्कृत छोड़ो, किसी भी विषय में अगर आपने अपने मन में ये बनाया है तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में क्या अन्य विषयों में भी अच्छा कर पाएंगे। तो उसके बाद आपने जो है DSSB का ये एग्ज़ाम देने का, इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है? नहीं सर, इससे पहले कोई इससे पहले एग्ज़ाम नहीं। 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, ये हुआ भी 18 के बाद, उसके बाद यही हुआ है? यही हुआ, यही दिया था पहले। सीटेट का भी फर्स्ट टाइम ही दिया था और ये DSSB का भी फर्स्ट टाइम ही दिया। अच्छा, इससे आगे जो आपकी शैक्षणिक यात्रा है, शैक्षणिक यात्रा के विषय में बात हुई है, थोड़ा सा अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइएगा। आप विवाहित हैं और परिवार में जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके छोटे बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में तो सर 2 जेठ हैं, उनकी वाइफ हैं, जैसे जेठानियाँ हैं, बच्चे हैं उनके, मेरे 3 बच्चे हैं खुद। अच्छा। हाँ, और आपके जो सास ससुर है, ससुर नहीं है, सास है। अच्छा। साथ रहती है हमारे। अच्छा, तो आप वर्तमान में रहते कहाँ हैं? अभी तो पानीपत में रहते हैं सर। पानीपत में हाँ रहते जी हैं। सर। और आपके पति भी जो है वो सरकारी नौकरी में सरकार है? CRPF में है सर ये। CRPF। इनकी बवाण में है ड्यूटी। अच्छा। हाँ जी। तो दोनों लोग जो हैं वर्किंग हैं, तो थोड़ा सा जैसे आपने तैयारी करते समय, एक ये है कि एक केवल पढ़ाई करने का काम है, एक ऐसा विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई कर रहा है, दूसरा गृहस्थी को संभालते हुए भी आपने किस तरह से अपनी तैयारी की है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और किस तरह की चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा या क्या है, इसके विषय में एक बार बताइए। बस सर चुनौतियाँ तो आती हैं। बच्चे स्कूल जाते थे, पहले उनको जैसे स्कूल भेजना, फिर सुबह 4 बजे उठना, फिर बच्चों का लंच वगैरह बनाना, फिर स्कूल भेजकर उनको खुद घर का काम भी करना होता है, फिर पढ़ने बैठ जाती थी। तो बीच में फिर बच्चे आते थे, उनको खाना देना, फिर शाम का काम। वही सर, टाइम निकाला है बहुत। रात को भी जैसे 11-12 बजे तक पढ़ी हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए। सास थी मेरी साथ में रहती, उन्होंने बहुत हेल्प की थी, जैसे वो खाना भी बना लेती थी और जैसे बच्चों को भी तैयार करने में हेल्प करती थी। और भी घर का काम है वो सारा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया है, हेल्प भी की है बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी
साथ में। तो परिवार की गृहस्थी की सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने जो है ये तैयारी की है। अच्छा, तैयारी करते हुए आपने वो फार्म भर दिया, फॉर्म भर के आपने जो है तैयारी करने की शुरुआत कर दी अपनी। तो पेपर 1 सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। इसमें हमारा जो 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का सेक्शन ए, 100 नंबर का सेक्शन बी। इसके विषय में आपने अपनी एक रणनीति किस तरह से बनाई तैयारी करने के लिए? सर मैं जैसे पहले ही केवीएस के लिए तैयारी कर रही थी। केवीएस में इंटरेस्ट था मेरा कि केवीएस का एग्ज़ाम देना है मेरे को जैसे। अच्छा। तो केवीएस के लिए तैयारी करी। केवीएस के तो फॉर्म निकले नहीं फिर, तो डीएसएसबी के निकल गए, तो उसमें हो गया था केवीएस के अच्छा, लिए आपके पास क्योंकि बैंकिंग की तैयारी की है, जी। तो पेपर 1 सेक्शन ए तो आपका वैसे हाँ जी, भी वो पहले ही से ठीक मेरा था, तैयार ठीक था वो तो। हाँ जी। पहले से जीके में मेरा इंटरेस्ट है। मैं वैसे भी जैसे बच्चों की बुक्स पढ़ती रहती हूँ, जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, और जैसे इंग्लिश मेरी अच्छी है। इंग्लिश में तो जैसे हिंदी है, वो मैंने हिंदी टीचिंग की थी, तो वैसे 20 में से 20 मार्क्स आए हैं हिंदी में मेरे पूरे। अच्छा, ये जो डीएसएसबी वाले में जो है, डीएसएसबी वाले में रीजनिंग की भी जैसे तैयारी करी थी, बैंकिंग में आती है रीजनिंग, तो ये सब्जेक्ट मेरे पहले से अच्छे थे। फर्स्ट वाला तो अच्छा आ गया मेरा, 62 मार्क्स आए थे मेरे। तो सेकंड में भी, सेकंड तो आपसे ही पढ़ा है संस्कृत तो सर, फिर तो उसमें तो अच्छे आने ही थे सर सेकंड में तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा कि तैयारी करने बैठे हैं तो जैसे पति भी आपके जो हैं जॉब में हैं, आप खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं परिवार में, तो ऐसी स्थिति कभी बनी है कि आपको बिल्कुल हताश परेशान हुए हो कभी कि ये हो नहीं पाएगा? अब ऐसी स्थिति कभी बनी है? बस सर मेरे को नींद थोड़ी ज़्यादा आती है तो वो नींद पर काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी पति का सहयोग आपको पूरा मिला है? पूरे सपोर्टिव हैं वो, घर वाले सारे पूरे सपोर्टिव हैं। मेरी सास थी, जैसे मेरी गुड़िया छोटी थी, 1.5 साल की थी जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। डेली अप डाउन किया था मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी। तो हमारे पानीपत से पड़ती है वो, 70 किलोमीटर पड़ती है, तो उसको बच्चे को वही रखती थी, गुड़िया को वही रखती थी। घर का काम भी करती थी वो, उसको बच्चे को भी रखती थी। तो मतलब पूरी फैमिली सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। सास भी बहुत सपोर्टिव और हस्बैंड तो हैं ही वो तो। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जैसा देखता हूँ DSSB का जो पैटर्न है, वहाँ पर मेल फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट्स होती हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यात्रा से। मैं एक अध्यापक के रूप में मेरे साथ जितने लोग तैयारी करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, और आप में से ऐसे बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवार को भी देखते हैं, गृहस्थी को देखते हुए अपनी तैयारी करते हैं। पर कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि इसके साथ चुनौतियां आती हैं। तो पर ये चुनौतियां, देखो मैं प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, और ये चुनौतियां छोटी हो जाती हैं जब आपने ये सोचा हुआ हो, आपका लक्ष्य बड़ा हो। एक व्यक्ति रात को 11-12 बजे सो रहा है, सुबह 4 बजे उठ करके फिर अपनी पढ़ाई में लग जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के इस युवा पीढ़ी के लिए कि हम लोग अगर इसमें चाहें तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आप एक बार, ठीक है, आपका पेपर 1 सेक्शन ए को लेकर के जो 5 अलग अलग सेक्शन है, आपकी कुछ तैयारी पहले से थी, तो कुछ और इसके लिए अलग से क्या प्रयास आपने किया? सर मैंने, जैसे आप ये टीचर्स अड्डा ऐप ज्वाइन की थी ना सर, आपका बैच लिया था, तो उसमें मॉक टेस्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट के। अच्छा, हमसे टीचर्स अड्डा से आप पहली बार जो है आपने कब आपके मन में आया कि चलो टीचर्स अड्डा जो है ये बस पहले यूट्यूब पे देखती थी मैं, कोई ऐसे संस्कृत का वो मिल जाए या फिर संस्कृत की थोड़ी साहित्य वगैरह पढ़े नहीं थे ना सर अच्छे से, तो पहले की तो तैयारी थी। तो सेकंड पेपर की तैयारी के लिए मैं ऐसा कोई वो जैसे मंच ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा मिल जाए, तो आपकी वीडियोस देखी थी सर मैंने। तो आप बैच बता रहे थे कि अभी ये बैच शुरू होने वाला है, तो मैंने बैच लिया था सर आपका। फिर ऐप में जैसे मॉक टेस्ट आते थे तो वो भी देती थी मैं, हिस्ट्री के आते थे, इंग्लिश के आते थे, रीजनिंग के भी होते थे, तो उनसे भी अच्छी तैयारी हो गई है पहले बैच की, और सेकंड का तो फिर किया ही है आपके बैच से सर। अच्छा, तो आपने जो है बैच में जुड़ करके हमारे साथ आप जब तैयारी कर रहे थे, तो इसमें जैसे मैं प्रतिदिन मेरा अपना काम होता है, मैं पढ़ाते हुए जो डेली का कार्य देता हूँ, तो आपने इसमें जो क्योंकि आप संस्कृत को, आप पेपर 1 आपका बहुत अच्छे से तैयार था, संस्कृत की तैयारी आपको अच्छे से करनी थी। तो संस्कृत की तैयारी जब आप कर रहे थे तो किस याद करने में, जो श्लोक याद करना या जो कोई विषय है, शब्द रूप धातु रूप बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो उनको याद करने में आपने उनकी कितनी भूमिका रही, किस तरह से उनको याद किया?
सर वो जैसे शुरू से ही मैं, ये तो याद थे, अच्छे थे, मतलब शब्द रूप धातु रूप ये ऐसे रिमाइंड हो जाते थे मेरे अपने आप ही। और कुछ मैं जैसे ये बीएड कर रही थी तो उसमें भी थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, उसमें भी थे। तो कुछ फिर सर आप नोट्स बनाए थे, मैंने बुक तो एक भी नहीं ली, आपने जो पढ़ाया वही नोट्स बनाती थी, वही याद करती थी उसी में से सर। मैं दर्शकों को बता देता हूँ, हमारे साथ हमारी जो ऐप है उसमें हम प्रतिदिन की जो क्लास पढ़ाते हैं उस क्लास का पीडीएफ साथ में अटैच हो जाता है। तो मैम ने जैसा बताया कि पुस्तकें थी नहीं और पुस्तकें सबको उपलब्ध हो भी नहीं पाती हैं, तो यही रहता है कि वो पीडीएफ से आप लोगों को इसीलिए पीडीएफ दी जाती है, सहायता हो जाए आपने से। तो आपने उसी पीडीएफ से देख करके सब कुछ तैयार किया है। जी सर, जैसे क्लास लगती थी तो वही नोट्स बनाती थी, मैंने नोट्स बहुत बनाए। तो रिवीजन चाहे नहीं की लेकिन नोट्स जरूर बनाए, वो उससे फिर रिमाइंड अपने आप ही याद रह जाता था सर। लिखती थी ना तो उससे थोड़ा याद रह जाता। एक बात मैं हमेशा कहता था कि ये जो कलम आपके हाथ में है, इस कलम को जितना घिस लोगे सफलता आपके उतने नज़दीक आ जाएगी। तो वो जो उदाहरण है वो एक बड़ा उदाहरण आपके साथ है। देखो, तैयारी करते समय हम लोग जब भी, मैं एक तैयारी कराता हूँ, कुछ लोग तैयारी करते हैं, तो इसमें मैंने जो अनुभव किया है और ये आपके सामने उदाहरण भी है एक बिट्टू जी के रूप में, कि जितना अधिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ अगर हम लिख करके अभ्यास करते हैं, स्मरण करना, स्मरण करके लिख लेना। अच्छा, जैसे आपने जो नोट्स बनाए हैं फिर उनको पढ़ने का, रिवीजन करने का कैसे करते थे आप? रिवीजन करती थी सर मैं, जैसे शाम एक टाइम टेबल सा बनाया हुआ था। तो अच्छा, जब थोड़ा सा बताएंगे टाइम टेबल के बारे में, कैसे कैसे बनाया हुआ था? जैसे सर सुबह तो मैं करती थी फर्स्ट पेपर का भी जैसे रिवाइज करना होता था, ऐसे बिल्कुल तो बैठ नहीं सकती थी कि मेरा बिल्कुल तैयार है वो। तो सुबह 11-12 बजे तक तो फर्स्ट पेपर का करती थी। फिर जैसे आपकी क्लास लगती थी तो क्लास लगाने के बाद मैं तुरंत बाद रिवीजन करती थी उनकी जो पहले नोट्स बनाए हुए हैं, या रात को रिवीजन करती थी उनकी। मैं यही बात आपको कब से कहता हूँ, जो और ये भी आप सब लोग जब भी अपनी तैयारी करें, इसमें बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो यही होता है, आपने जो पढ़ा है, एक अध्यापक ने आपको पढ़ा दिया और उसके बाद काम सारा का सारा आपका होता है। किसी भी सफलता में 70-80% जो योगदान है, ये जो कारण बनता है, वो स्वयं आप बनते हैं। मेरा काम या कोई एक अध्यापक का काम है आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाना, एक राह दिखाना कि ये विषय है, ये सिलेबस है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ा दिया। उसके बाद सारा का सारा काम जो है वो आपका बचता है। आप लोग उसको कितना अपने आप से, स्वाध्याय का बड़ा काम है, सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने जो विषय पढ़ाया है उसको जैसे इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके फिर उसको लिखा, लिख करके उसको बार बार, तो कितनी बार आपने सिलेबस को रिवाइज किया होगा? सर रिवाइज तो जैसे ही टाइम मिलता था दो बार ही हुआ होगा। लेकिन जैसे सर मैं जैसे काम करती थी ना, खाना बना रही थी तो फ़ोन को साथ में रखती थी, ऐसे जैसे फर्स्ट पेपर की ऐसे तैयारी की थी मैंने। अगर जैसे खाना बना रही हूँ तो गैस के पास फ़ोन रखती थी, उसमें चलते रहते थे, सुना जाती थी और पढ़ती थी रहती थी उसमें। जैसे कुछ ये धातु वगैरह है तो उसमें साथ में रखती थी, ऐसे रोटी बना रही हूँ तो साथ में पढ़ भी रही हूँ, ऐसे तैयारी की। अच्छा, एक ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में देखते हैं, जैसे ऑनलाइन में आपके पास मोबाइल में आपके हर समय क्लास अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा कारगर लगती है कि आपको ऑनलाइन की जो जी सर, ये स्टूडेंट के भी आप पे भी जैसे ठीक है, वो टाइम सुटेबल हो जाता है ना सर उसका। अब जैसे कोचिंग ऑफलाइन लेते हैं तो उनका टाइम सेट होता है कि सुबह 8 बजे से या 4 बजे तक, 12 बजे तक जाते हैं। लेकिन ये हमारे हिसाब से ये स्टूडेंट के लिए स्टेबल है, ये घर बैठकर हम जब टाइम लगे उसी टाइम अपनी क्लास लगा सकते हैं सर। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, हमारे साथ जुड़ करके आपने तैयारी की है, तो कुछ ऐसी कमी कोई लगी हो जिससे हम सुधार कर सके? वैसे ये बात को बहुत कम लोग पूछते हैं, पर मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि एक अध्यापक है और कोई भी मनुष्य है, उसको अपने विषय में पता होना चाहिए क्या अच्छा है, तो क्या कोई ऐसी कमी है, कुछ ऐसा लगा आपको जो आपका हम लोग दूर कर सकें, सुधार कर सकें? बस सर ऐसा तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे आप एक वो पढ़ाती थी ना सर, जैसे साहित्य पढ़ाते थे आप, या मूल पाठ जो आप पढ़ाते थे, उसमें से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई श्लोक आप बीच में छोड़ देते थे। हाँ। तो मैं ये सोचती थी कि भाई सारे ही श्लोक पढ़ाने चाहिए, हमें तो नहीं पता होता ना कि जो एग्जामिनर है वो क्या डालेगा, क्या वो। हाँ, मैंने ये बात पूछ के चलो ठीक किया। मैं क्या करता था उसमें, जैसे एक कोई पुस्तक है उसमें 90 या 95 श्लोक हैं, तो 95 श्लोक अगर पढ़ाएं तो उसके लिए वो विषय आपने ग्रेजुएशन में 6 महीने में पढ़ा है और हमें वो विषय 2 दिन में पढ़ाना है।
तो ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो विषय पढ़ाया जाए, और ये भी ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक समय में कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय पढ़ाया जाए। तो इसलिए कुछ श्लोक छोड़े भी हैं वो, लेकिन बहुत अधिक जो संभावना है, ऐसा मुझे कोई प्रश्न ऐसा लगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं था पेपर में? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, लेकिन वही है सर, जो पढ़ा पेपर में तो जो पढ़ा भी हो तो वो भी याद नहीं रहता है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अच्छे से हो गया था एग्जाम। आपका एग्ज़ाम जो है वो 26 तारीख को था, 26 तारीख को था सर। जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, फीमेल कैंडिडेट्स का 2 शिफ्ट में हुआ था। तो पहला पहली शिफ्ट 18 सितंबर को थी और 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, चलिए कोई ऐसी और बात जो एक जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहा है, अब जो 2022 वाले जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपकी अपनी ओर से तैयारी करने के लिए कोई ऐसी एक बात या कोई उनके लिए विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? बस सर ऐसा वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर करते रहेंगे तो सर ठीक है, मतलब बीच में छोड़नी नहीं है तैयारी। भाई जैसे कई बार होता है कि मेरे को भी लगता था जैसे छोड़ दूँ, अभी नहीं होएगा नहीं, लेकिन सर तैयारी करते रहो तो हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। मतलब रेगुलर स्टडी करने से ही करना पड़ेगा सर, रेगुलर स्टडी तो करनी पड़ेगी। कोई एक ऐसा आदर्श, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हर पुरुष की सफलता में उसके पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो एक स्त्री की सफलता में एक पुरुष का भी हाथ है क्या, या आपकी सफलता में किसका योगदान आपको बड़ा लगता है? सर वैसे तो सभी का है, मेरी फैमिली का है बहुत ज़्यादा, हस्बैंड का भी है, लेकिन आइडियल है मेरी ननंद है, वो भी जैसे दयाल सिंह कॉलेज है करनाल में, बहुत अच्छा कॉलेज है सर, वो उसमें पीटीआई है। अच्छा। मतलब मैं सोचती थी भाई चलो इनकी तरह वो सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, तो अलग ही वो होती है। अच्छा, जो तैयारी करने के पीछे जो है वो आत्मनिर्भर होने का भाव जो है उन्हें देख करके आपके मन में आया, तो उन्हें आपने देखा कि वो आत्मनिर्भर हैं। तो अच्छा, एक महिला जो है वो आत्मनिर्भर हो करके ऐसा क्या समाज में प्राप्त कर सकती है? आपको क्या लगता है कि एक महिला के लिए आत्मनिर्भर होना जो है वो कितनी बड़ी बात है? बहुत ज़रूरी है सर, आज के जीवन में, आज के जैसे जो लाइफ है उसमें तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो जैसे मेरी सिस्टर है, हम 6 सिस्टर हैं, तो मैं जो छोटे वाली है वो सारी मतलब वेल एजुकेटेड हैं, एमए डिग्री है उनके पास, सीटेट टेस्टेट क्लियर है उनके भी सभी के, तो अभी वो भी तैयारी कर रही हैं इसी जैसे डीएसएसबी की हैं या टीचिंग एग्जाम की, वो भी तैयारी कर रही हैं। एक मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, वो मेरे पास ही आई हुई है, वो इसकी सीडीएस की और एफकेट की तैयारी कर रही है। तो मैं तो मतलब खुद उनको अवॉक करती हूँ भाई आप पढ़ो, जैसे सेल्फ डिपेंड होना आज के लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, एक लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत। वैसे जो सम्मान मतलब सेल्फ डिपेंड को मिलता है वो एक गृहिणी को एक गृहिणी अगर आत्मनिर्भर होती है तो उसको अधिक सम्मान मिलता है, आपका ऐसा एक पॉइंट है। चलिए, ये सब बढ़िया है। और आप अपने भविष्य में, ये जो नौकरी तो आपको मिल गई है, आप एक अध्यापिका के रूप में अब समाज की सेवा करेंगी, इसके अतिरिक्त भी आप आगे अपनी कोई पढ़ाई करना चाहते हैं? आगे क्या भविष्य में क्या सोचा है? और जी सर, मैं एमए संस्कृत करना चाहती हूँ। मैं एमए संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन तक ही संस्कृत पढ़ा है मैंने। तो आप जो है मास्टर्स भी करना चाहते हैं? मास्टर्स करना चाहती हूँ जी सर। उससे आगे अगर एमए हो जाता है उसके बाद पीएचडी का भी मूड है? नहीं सर, पीएचडी का तो नहीं। अच्छा, पीएचडी का मन नहीं वो है? तो बाद की बात है सर। अभी ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं रखा है? नहीं सर। बिट्टू जी, आपने जो है, आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे उनमें जैसा आपने बताया पहले भी कि आपको संस्कृत अच्छा लगता है, तो पर केवल यही कारण था संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनना, या कुछ और भी आपने संस्कृत में आगे बढ़ने के लिए संस्कृत यही विषय क्यों चुना आपने? बस सर संस्कृत में रुचि संस्कृत में ही अधिक थी मेरी, मतलब पढ़ती मैं और सब्जेक्ट भी थी, लेकिन संस्कृत की तरफ खुद ही मतलब ध्यान जाता था। जैसे श्लोक कोई स्तुति या सुनते हैं घर में, आरती वगैरह करते हैं, या जैसे मोबाइल पे सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है या शिवाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, तो वो जैसे मैं अगर सुबह सुनती थी तो सारा दिन बस उसी को गाती थी। मतलब संस्कृत में ऐसा होता था जैसे और याद करूं, अगर कोई दूसरा स्तोत्रम है तो वो याद करूं, तो सारा दिन उसी को गाती रहती थी। जब तक कोई दूसरा स्तोत्रम ना सुन लूं तो 3-4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, उसी को गाते। तो पता नहीं अजीब सा मतलब अटैचमेंट हो गया था संस्कृत से, तो इसीलिए संस्कृत सब्जेक्ट को ही चुना। एक विशेष जुड़ाव आपका हाँ जी, संस्कृत जी विषय के साथ है, शुरू से ही एक है सर। एक जैसे स्वतः एक जो बहाव होता है संस्कृत की ओर, वो बहाव दिखता है आपके इस उत्तर से। तो ये तो हुआ
ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो संस्कृत विषय के साथ तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी और विषय के साथ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन के रूप में उनके लिए एक कोई ऐसी बात या कोई ऐसा उदाहरण आप देना चाहेंगे तो जिससे वो उनकी तैयारी में जब भी उन्हें कभी हताशा, निराशा, परेशानी लगने लगे तो आपकी बात उन्हें याद आए और वो फिर अपनी तैयारी में जुट जाएं, ऐसी कोई बात आपको उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही है सर कि मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। जैसे कोई भी काम करते हैं हम, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 1-2 घंटा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। मतलब हताशा मिलती है, निराशा होती है कि भाई जैसे कहीं डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, लेकिन उनको इतना मतलब और वो नहीं करने देना अपने ऊपर कि मतलब हैवी नहीं होने देना, हैवी नहीं होने देना है। तो जैसे एक श्लोक है सर, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। जैसे मतलब मेहनत करना चाहिए हमें, मेहनत से ही सब सफलता मिलते हैं। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न च मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मरीगा। जी सर। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मरीगा। जी सर। सोए हुए शेर के मुंह में मृग कभी अपने आप प्रवेश नहीं करते सर। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने से ही सफलता मिलेगी सर। यही बस कहना चाहती हूँ। उद्यम जो है, परिश्रम, अगर आपने अपने मन में अपने जीवन का लक्ष्य जो भी आपने बनाया है उसमें अगर परिश्रम अपना एक मार्ग आप लोग चुनते हैं तो परिश्रम से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो बिट्टू जी की ये बात आप अपने साथ गांठ बांध करके रखिएगा और अपने जीवन का जो भी लक्ष्य आपने माना, ये केवल तैयारी किसी एग्जाम की लेकर के नहीं, जीवन के लिए यही तैयारी है, जीवन के लिए यही मार्ग है। बस परिश्रम के इस मार्ग पर चलिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों को। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे रूप में है। मैं आशा करता हूँ ये इनके जीवन से, इनकी कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि आप अपनी तैयारी में और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, अपनी तैयारी को और एक नई दिशा दे पाएंगे और एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ 2022 वाले जो जितने भी परीक्षाएं में आप लोग बैठेंगे, जितनी परीक्षाएं आप लोग दे रहे होंगे, उनमें आप सफल हों और इन्हीं आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।